फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ड्रग अब्यूज़ के बारे में, जिसमें हमने देखा था टॉलरेंसी क्या होती है, डिपेंडेंस, टेकीफाइलेक्सिस क्या होती है, आइडोसिनक्रेसी क्या होती है। ठीक है, ये सारी टर्म हमने डिटेल में डिस्कस की थी। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका था। अब हमने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है फार्माकोकाइनेटिक्स। ये भी फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर है। तो हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, अगर हम इसको सिंपली इसको तोड़ के देखें तो फार्माकोन मीन्स क्या होता है, ड्रग, और काइनेटिक्स मीन्स होता है मूवमेंट। तो ड्रग की मूवमेंट कैसे हो रही है। अब ड्रग की मूवमेंट कहाँ पे होगी, हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमने वो बॉडी के अंदर डाली है। ठीक है, तो हमें इसमें देखना है फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स इसमें हमने एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कैसे होगा, यानी ADME। इस टर्म को आप याद रखना। देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सिंपली बताऊं तो फार्मा को अब बोलो तो इसका मीनिंग होता है ड्रग, और काइनेटिक्स है तो काइनेटिक्स यानी मूवमेंट। पूरी वर्ड नहीं लिखूंगी मैं, मतलब समझ आना इसको। ठीक है, तो जो फार्माकोकाइनेटिक्स है इसमें हमें पता करना है, यानी जो हमारी ड्रग है वो कैसे बॉडी के अंदर मूव हो रही है, कैसे उसकी मूवमेंट हो रही है। तो ड्रग कैसे मूवमेंट हो रही है, पहले आप क्या करते हो, इसको लेते हो। ठीक है, पहले आपने इसको लिया। अब जो इसकी डिसइंटीग्रेशन है वो डिपेंड करेगी आपका जो ड्रग है वो एक सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। अगर तो वो सॉलिड फॉर्म में हुई तो उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, लेकिन अगर हमने इसको लिक्विड फॉर्म में, सिरप या जो भी मतलब जो लिक्विड डोसेस फॉर्म होती है, अगर आपने उस फॉर्म में लिया तो उसकी डिसइंटीग्रेशन नहीं होगी। तो डिसइंटीग्रेशन को पार्ट को जो हम कंसीडर करते भी है, नहीं भी करते। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले देखना है एब्जॉर्प्शन। अल्टीमेट डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो जो हमारी ड्रग है वो पर्टिकुलर कहाँ पे जाएगी, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, जब वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, जब भी कोई चीज़ ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाती है तो वो पूरी ब्लड में अब जा रही है। ठीक है, अब सर्कुलेशन सिस्टम में आ गई है वो। ठीक है, अब वो सिस्टेमिकली क्या करेगी, हमारी बॉडी के अंदर, ऑल ओवर द बॉडी के अंदर वो सारी ड्रग जाएगी। अब हमारे पास उसके बाद इसको मेटाबोलाइज भी होना है। अब ये तो नहीं है कि हम उस बॉडी को अपने बॉडी के अंदर रखेंगे एज इट इज़। अब उसको मेटाबोलाइज करके लीवर के थ्रू हमें बाहर भी भेजना है। ठीक है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म होगी, यानी हमारी ड्रग क्या होगी, मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी ड्रग है उसको लेस, जो हमारे लिपिड, अगर वो लिपिड सोल्यूबल है उसको पोलर या वाटर सोल्यूबल बना के बॉडी से एलिमिनेट कर देना। ठीक है, तो हम इसमें पर्टिकुलर एक्शंस देखेंगे। उसके बाद हमारे पास है एलिमिनेशन में हमें उस बॉडी को बाहर निकालना है, सॉरी उस ड्रग को बाहर निकालना है। तो जो ये हमारी टर्म है फार्माकोकाइनेटिक्स, में हमें ये 4 टर्म्स डिटेल में डिस्कस करनी है और यही हमारे सिलेबस के अंदर दी हुई है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स इज अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन, यानी आपकी जो ड्रग है वो कैसे आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट कर रही है। ठीक है, एंड इट इज अ स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच ड्रग इज एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है या एब्जॉर्ब बोलो। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मेटाबोलाइज होगी आपकी बॉडी। ठीक है, वो ड्रग मेटाबोलाइज होगी आपकी बॉडी के अंदर लीवर के थ्रू। मेटाबोलाइज के भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, किडनी के थ्रू भी होती है, स्किन के थ्रू भी होती है, स्टमक के थ्रू भी होती है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है एलिमिनेट होगी। तो हमें ये 4 टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना है। इसको ये हम शॉर्ट फॉर्म में ADME, यानी एब्जॉर्प्शन, D से डिस्ट्रीब्यूशन, M रिप्रेजेंट्स करता है मेटाबॉलिज्म को, E रिप्रेजेंट करता है एलिमिनेशन को। एंड ऑफ अ ड्रग और इन्वॉल्व्स इट्स पैसेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारी जितनी भी हम ड्रग लेते हैं उसको सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करना होता है, और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बायलेयर बनी होती है, यानी लिपिड्स की बनी होती है वो लेयर। ठीक है, तो हम उसमें क्या भेज सकते हैं, लिपिड सोल्यूबल ड्रग ही को एंटर करा सकते हैं। अगर वाटर सोल्यूबल ड्रग होगी वो एंटर नहीं कर सकती उसके अंदर। यहाँ पे कंसेप्ट ये भी आता है कि अगर हमारी ड्रग अनआयनाइज्ड है, यानी अनआयनाइज्ड है हमारी अगर ड्रग, तो इस केस में जो हमारी ड्रग है वो नहीं जा सकती, सॉरी इस केस में वो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसको क्रॉस इजीली कर लेगी। लेकिन अगर आयनाइज फॉर्म में होगी तो वो उसको क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग, यानी जो हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अफेक्ट करता है, डोज अफेक्ट करती है, जो हमने ड्रग ली है वो अफेक्ट करती है। ठीक है, इसको तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी 4 टॉपिक्स के बारे में हम इसको एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म सब एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं जो हमारी ड्रग है वो सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करती है। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस है हमारे पास। जैसे हम उसको पैसिव
ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज सकते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं, डिफ्यूजन होगा खाली, मतलब पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव में भी सेकेंडरी और प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। तो हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो हमारे ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये आपकी लिविंग बॉडी के अंदर चल रहा है सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट है लिपोफिलिक और लिपोफोबिक में। तो लिपोफिलिक क्या होते हैं, यानी जो लिपो लवर, जो लिपिड्स के लवर होते हैं, यानी जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स की बनी होती है। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी हुई है, तो वो क्या करेगा, जो हमारी ड्रग है लिपिड की मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेगा, ठीक है, इसलिए इसको बोला लिपोफिलिक। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसको कौन कौन क्रॉस कर सकता है, देखो फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोफोबिक, यानी जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है, ठीक है, ड्रग्स, आप इसको लिपोफिलिक भी बोल सकते हो, ठीक है, वो हमारी बॉडी में सोल्यूबल वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं। लिपिड सोल्यूबल, स्मॉल जो साइज में हो, अनचार्ज हो, गैसेस फॉर्म में, जैसे डिफ्यूजन फॉर्म में जाता है, ठीक है। फैटी एसिड इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। तो ये सारी क्या है हमारे पास, एक तरह से ड्रग हमारी सारी बॉडी का, हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। लेकिन जो लिपोफोबिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, लिपोफोबिक यानी जो वाटर सोल्यूबल हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, शुगर, अमीनो एसिड, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती इजिली, ठीक है। लेकिन इनको जाने के लिए भी मतलब कुछ हमारे पास क्या होते हैं, कैरियर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं, जिसके थ्रू ये बॉडी की सॉरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाती है। क्योंकि ये जो वाटर है ये भी हमारी बॉडी के लिए ईजी है, मतलब इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन भी बनाना है इसको, कार्बोहाइड्रेट्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये इनके लिए क्या होता है, स्पेसिफिक हमारे पास क्या होते हैं, कैरियर्स होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या जाते हैं, हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि चैनल्स क्या होते हैं। आपने चैनल्स बहुत बार सुना होगा, ठीक है। इन चैनल्स में क्या होता है, जैसे आपको मान लो आयंस के लिए होता है, जैसे आपने सोडियम चैनल देखा होगा, पोटेशियम चैनल देखा होगा। तो जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर हमारा जो सब्सटेंस है वो कौन सा है, सो जो आयन है हमारा वो है सोडियम, यानी वो हमारे सेल के आउटसाइड में रहता है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, जैसे NaCl है, NaCl वो हम बाहर से देते हैं, यानी सेल के बाहर होगा वो प्रेजेंट, उसकी जो कंसंट्रेशन है हाई, वो जो सोडियम की जो कंसंट्रेशन हाई होती है वो सेल के बाहर होती है। तो अब मान लो, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारे पास सोडियम चैनल आयन है, ठीक है, सोडियम चैनल है हमारे पास, उसका जो गेट है, मान लो अब जैसे अब इसको सोडियम को अंदर जाना है, ठीक है। अब इसको अंदर जाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो इसका गेट है, ठीक है, इस चैनल का जो गेट है उसको ओपन करना होगा। तो इसका गेट हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ होगा, यानी जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा, यानी देखो जैसे हमारी पूरी सेल है, ठीक है, हमारी जो ये पूरी सेल है ये सेल के इनसाइड है और ये सेल के बाहर है। तो सेल के बाहर इसका जो गेट है, यानी इस जो चैनल, ये चैनल है हमारे पास, इसका जो गेट है वो बाहर होगा। और जब क्योंकि सोडियम बाहर है हमारे पास, तो जो उसका चैनल जब बाहर होगा, सॉरी जो उसका गेट है अगर ये बाहर होगा तभी तो सोडियम अंदर आएगा, ठीक है। अब मान लो जो हमारा, क्योंकि सोडियम क्या है बाहर जाता होता है, इसलिए इसको बाहर से अंदर आने के लिए पहले बाहर का गेट खोलना पड़ेगा, ठीक है। जब इसका बाहर का गेट खुलेगा तो वो अंदर तब एंटर कर पाएगा। लेकिन पोटेशियम के केस में, क्योंकि पोटेशियम क्या होता है, हमारा इंटरसेलुलर होता है, यानी हमारी बॉडी के जो हमारी सेल है उसके अंदर ज़्यादा होता है, उसका जो अमाउंट, पोटेशियम का जो अमाउंट है वो हमारे सेल के अंदर ज़्यादा होता है। तो अब इस पोटेशियम को बाहर जाना है, अब इसका गेट बाहर थोड़ी ना होगा, इसका गेट यहीं पे इसके मतलब पास होगा, यहाँ पे मतलब अंदर की तरफ होगा। जब इसका गेट अंदर की तरफ खुलेगा, ठीक है, तभी पोटेशियम क्या करेगा, बाहर जा पाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया गेट और चैनल्स की बात। अब जो हमारे गेट होते हैं वो भी क्या होते हैं, जैसे गेट में हमारा वोल्टेज गेटेड होता है, ठीक है, लिगेंड गेट होता है, यानी इसमें वोल्टेज देनी पड़ती है हमें कोई, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा, यानी लिगेंड आगे कोई चीज़ लगेगा, जब लिगेंड कोई आगे अटैच होगा तब ये गेट खुलेंगे, ठीक है। मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल में क्या होता है, सेल सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा है, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही याद रखना बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है। और कई बार हमें समझ भी नहीं आते कि इसका गेट कहाँ पे होता है, सोडियम का गेट कहाँ पे, अगर गेट बाहर है तो वो क्यों है, क्योंकि हमारा सोडियम बाहर है। इसलिए कुछ कंसेप्ट होते हैं जो बहुत ही बेसिक होते हैं और इतना कोई गहराई में बताता भी नहीं है। टीचर्स भी कई बार क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से इसको बता देते हैं, तो कई बार हमें ये बेसिक चीज़ समझ नहीं आती, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरियर्स क्या होते हैं। अब हमने चैनल देखा था, चैनल क्या होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे कैरियर होते हैं, वो कैरियर में क्या सिस्टम होता है, हमारे पास स्पेसिफिक कैरियर्स होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हमने यहाँ पे जैसे ये आयन, जैसे कोई भी मान लो हमें सब्सटेंस अंदर भेज रहा है, ठीक है, इस सब्सटेंस में जो हमारा सब्सटेंस है तो इस कैरियर के ऊपर जाके अटैच होगा, और ये कैरियर क्या करेगा, जैसे इसने क्या किया, इस कैरियर में आप इस कंडीशन में देखो,
पहले सब्सटेंस इसके ऊपर आके लग गया। अब जो ये सब्सटेंस है इसको अंदर जाना है, ठीक है। अब इसको अंदर जाने के लिए इसको इस साइड उसको मतलब क्या करना है, रिटर्न करना, मतलब आपको जो ये है इसका इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा इसको जो फेस है अपना इंटरसेलुलर की तरफ करना पड़ेगा। और जब ये घूम जाएगा साइड तो जो इस सब्सटेंस है इसलिए इंटरसेलुलर के अंदर जा सकता है, ठीक है। जैसे कैरियर की तरह काम कर रहा है ये, तो इसलिए इसको बोला गया है कैरियर। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। तो जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जैसे पैसिव, एक्टिव और वेसिकल्स। अब जो हमारी वेसिकुलर होता है, वेसिकुलर हम जैसे एक्टिव के अंदर ही रखते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है एटीपी यूज होती है, तो इसलिए हम इसको एक्टिव में इसमें रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको अलग क्यों किया गया है, क्योंकि वेसिकुलर की वजह से, ठीक है। इसमें वेसिकल्स होती है, पूरी सेल्स क्या होते हैं अंदर या बाहर जा सकते हैं, ठीक है। इसके भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, मैं आपको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बारे में भी हम देखो, जो हमारा पैसिव जो सिस्टम होता है ना उसमें कई कंडीशंस होती है हमारे पास। जैसे पैसिव केस में क्या होता है, हमारे पास एक तो एनर्जी नहीं लगती, ठीक है, यानी एटीपी कोई भी कंजप्शन नहीं होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास डाउन हिल, यानी वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इसको बोल देते हैं, वो उसको इसमें ये सिस्टम होता है, यानी डाउन हिल चलता है, ठीक है। उसके बाद है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट। मान लो कि अगर आपका एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, इस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे इस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस तरफ कम है, तो जिस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो वहाँ से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो उसको बोलते हैं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा कैरियर। इसमें कैरियर प्रेजेंट भी हो सकते हैं, कैरियर प्रेजेंट नहीं भी हो सकते। उसके बाद है सैचुरेशन। अब मान लो सैचुरेशन कब आती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और इस तरफ कम थी, तो जब इस एक कंडीशन ऐसे भी आएगी, यहाँ पे जो ये सारा हमारे पास जिसकी कंसंट्रेशन हाई थी वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ना ये तो ये यहाँ मतलब हल्की हल्की मूवमेंट तो चलती रहेगी, लेकिन जो उसका अमाउंट है या इक्वल है, मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्टिव। एक्टिव में क्या होता है, देखो अगेंस्ट ग्रेडियंट की मतलब जो ग्रेडियंट है, जैसे मान लो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एटीपी क्या होगा, यूज होगा, ठीक है, इसमें एनर्जी यूज होगी। अगेंस्ट जो हमारा ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट जाता है, यानी मान लो हमारे पास इस तरफ क्या थी, जो हमारी कंसंट्रेशन थी ग्रेडियंट की वो कम थी, लेकिन एटीपी यूज करके वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा सकते हैं, आप ऐसे बोलो उसको, ठीक है। उसके बाद लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी इसमें लो कंसंट्रेशन इस तरफ थी और हाई इस तरफ थी, तब भी इसमें क्या होगा, एटीपी यूज करके इसको हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बाद है हमारे पास देखो सैचुरेशन में कंसेप्ट और भी होता है कि जैसे हमारे पास हमने यहाँ पे कैरियर्स देखे थे, तो कैरियर्स में हमने क्या किया था, हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट था, यानी हमारे पास सब्सटेंस था जो यहाँ पे अटैच होके इसको वापस इंटरसेलुलर की तरफ जाना था। तो यहाँ पे केस सिस्टम में क्या होगा, हमारे पास जो यहाँ पे सब्सटेंस था, मान लो सब्सटेंस यहाँ पे जो हमारा ग्रेडियंट है, ठीक है, वो यहाँ पे जितना मर्जी हो जाए, ठीक है। एक टाइम पे मान लो हमारे पास यहाँ पे पूरा ग्रेडियंट पूरा फिल हो गया, ठीक है, लेकिन ये ग्रेडियंट तब तक अंदर नहीं जा पाएगा जब तक हमारा कैरियर इसको अंदर लेके नहीं जा पाएगा। मान लो हमारे पास यहाँ पे 50 कैरियर थे, वो 50 के 50 कैरियर पूरे फिल हो गए, ठीक है। अब क्या 50 कैरियर के अलावा कुछ और लग सकता है उनके ऊपर, जितना ग्रेडियंट हमारे पास मान लो यहाँ पे बचा हुआ वो बचा रह जाएगा, यहाँ पे ग्रेडियंट उतना ही लग पाएगा जितने हमारे पास कैरियर है, ठीक है। यानी एक तरह से सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि मान लो अगर 50 कैरियर है हमारे पास तो 50 ही फिल कर पाएंगे, जैसे हमारे बस में 50 सीटें हैं तो 50 ही फिल हो पाएंगे, अगर हम उससे ज़्यादा फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो जो जैसे हमारे बस में क्या होता है 50 सीटें, ठीक है, तो 50 सीटें पूरी फिल हो गई। अब जैसे मान लो कुछ बच्चे बच गए, तो वो बच्चे क्या करेंगे बाद में जब दोबारा उसको राउंड आएगा, ठीक है, मान लो जब दोबारा वो उस राउंड में बस दोबारा आएगी तो वो दोबारा आगे बैठ जाएंगे, यानी एक सैचुरेशन पॉइंट है उसका भी कि अगर उसमें 50 बच्चे आ सकते हैं तो 50 ही आएंगे, अगर उसमें फालतू बाहर बच भी गए तो उसको बाहर बाद में मतलब जब वो दोबारा राउंड लेके आएगी बस तो दोबारा जाना पड़ेगा उसके अंदर बैठ के। ऐसे ही इस केस में होता है। कैरियर में क्या होता है, मान लो बाहर अगर ग्रेडियंट कुछ बच चुके हैं हमारे पास, तो वो जब दोबारा कैरियर वापस आएगा इनको लेने तो दोबारा जा सकेंगे, यानी एक सैचुरेशन पॉइंट है, 50 जा सकते तो 50 ही जाएंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ऐसा नहीं कि रैंडम जा रहे हैं, तो जहाँ पे कैरियर्स जो होते हैं ना, कैरियर्स एक सैचुरेशन पॉइंट ला देते हैं हमारे पास, तो इसलिए हमने यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में कैरियर्स यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है आखिरी जो है इधर वेसिकुलर। वेसिकुलर में हमें एंडोसाइटोसिस भी पढ़ना है, एक्सोसाइटोसिस भी पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। अब हमें डिफ्यूजन देखो
आपने सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इनके बारे में जरूर सुना होगा। अब जो सिंपल डिफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाती है, ठीक है, और अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यानी जितना ग्रेडियंट अगर मान लो बाहर प्रेजेंट है उस अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अब देखो यहाँ पे एक टर्म है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल यानी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे एक तरह से रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको इसलिए इसको यहाँ पे नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल। यहाँ पे मेंटेन हो गया है, जो हमारा नेगेटिव चार्ज था वो अंदर अंदर की तरफ हो गया, जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था वो बाहर की तरफ आ चुका है। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्या होंगे, अब जो सिंपल डिफ्यूजन सबसे बेटर एग्जांपल है हमारे पास, वो है जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लंग से जाती है तो उसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन का यूज़ करते हैं। अल्वियोलिस क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन का यूज़ करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग। इसको फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सब्सटेंस प्रॉपर्टी, उसके बाद है मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी। अब सब्सटेंस जो हमारे पास वो कैसी है, सब्सटेंस प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारे पास ग्रेडियंट की कंसंट्रेशन कैसी है। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एग्जांपल ये, एक एग्जांपल ये। तो हमें अगर पहले वाले अगर आप देखो ध्यान से तो एक की तरफ क्या हमारे पास ज़्यादा ग्रेडियंट है, मतलब इसमें क्या होगा, हायर टू लो कंसंट्रेशन जाएगा। लेकिन दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या हमारे पास ए की तरफ भी हाई कंसंट्रेशन है और बी की तरफ लो कंसंट्रेशन है। लेकिन अगर आप ए और ए को इन दोनों को कंपैरिजन करो तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट है यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेरेटिव टू सेकंड वाले एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं A2 और B2 A1 से मैं ले लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो A2 का और A1 का जो ग्रेडियंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। A2 का ग्रेडियंट A2 से ज़्यादा है, सॉरी A1 का ग्रेडियंट A2 से ज़्यादा है हमारे पास। तो यहाँ पे भी ग्रेडियंट इफेक्ट करता है, यानी मान लो इंडायरेक्टली हो गया एक तरीके से। देखो यहाँ पे अगर इंग्रेडिएंट्स हमारे पास ज़्यादा था तो बी की तरफ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट ज़्यादा है लेकिन इसके कंपैरेटिव में ये बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल या सब्सटेंस। अब साइज कैसे इफेक्ट करता है, अगर आप देखो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग सोडियम की जो साइज है वो पोटेशियम के अकॉर्डिंग छोटा होता है, ठीक है। क्योंकि देखो इसका 23 है, इसका है 39, तो इसका साइज क्या है, छोटा होना चाहिए। सो छोटा है हमारा, ऐसे होता छोटा ही है इसका साइज और इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन तब भी क्या होता है, जो हमारा सोडियम होता है वो ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है, यानी इसके ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। अब देखो उसके ऊपर ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल है। अब इस वाटर के मॉलिक्यूल ने क्या किया, इसकी जो साइज है वो इंक्रीज कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मोर हाइड्रेटेड है, ठीक है। और जो हमारा पोटेशियम होता है वो लेस हाइड्रेटेड होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, जब ये मोर हाइड्रेटेड है हमारे पास तो इसकी जो साइज है वो इंक्रीज हो गया, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास दूसरे पोटेशियम केस में देखो तो इसका साइज ये बहुत ही मतलब लेस हाइड्रेटेड है हमारे पास, तो ये जल्दी हमारे पास क्या होगा, परमिएबल हो जाएगा मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट जो हमारा लिपिड सॉल्युबिलिटी भी उसको इफेक्ट करती है। अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी अगर उसकी ज़्यादा है तो वो परमिएबल ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो परमिएबल, सॉरी जो उसकी लिपिड की सॉल्युबिलिटी या लिपिड जो करैक्टर है उसमें कम है तो वो बहुत ही कम अमाउंट में परमिएबल कर पाएगा मेम्ब्रेन को। उसके बाद टेम्परेचर करता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पे हमने सब्सटेंस की प्रॉपर्टी देखी, सब्सटेंस का ग्रेडियंट कैसा है, साइज, ठीक है, मोलिक्यूलर साइज देखा हमने, इसमें लिपिड सॉल्युबिलिटी देखी हमने, इसमें टेम्परेचर देखा। तो ये सारा का सारा जो हमारे पास सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, यानी जो हमारे पास सब्सटेंस बाहर प्रेजेंट है सेल की उसकी प्रॉपर्टी है। अब हम देखेंगे मेम्ब्रेन, जो जिस मेम्ब्रेन को उस सब्सटेंस को क्रॉस करना है, ठीक है, तो उसकी हम प्रॉपर्टीज अब देखेंगे वो कैसे इफेक्ट करती है। तो बात करते हैं मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज की। अब देखो जो हमारा फिक्स लॉ होता है, जो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले। देखो जो इसमें जे है हमारे पास वो नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जे रिप्रेजेंट करता है नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन, डी रिप्रेजेंट करता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट को, और ए हमारे पास एरिया होता है और टी हमारे पास होता है थिकनेस। देखो अगर हमें मान लो अगर हमारी मेम्ब्रेन सेल की मेम्ब्रेन बहुत ही पतली होगी, ठीक है, अगर वो थिक होगी थोड़ी सी, ठीक है, अगर मान लो हमारी मेम्ब्रेन जो है पतली है तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा ग्रेडियंट है वो जल्दी पास कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास जो नेट रेट है ये जे रिप्रेजेंट करता है नेट रेट को, लेकिन उसके जो हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शन दिया हुआ है हमारे पास थिकनेस, यानी जो हमारी मेम्ब्रेन है अगर वो जितनी पतली होगी तो उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, यानी मेम्ब्रेन की जो जो थिकनेस है वो कम होनी चाहिए, और अगर वो कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, ठीक है।
तो जो हमारा फिक्स लो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर आप बोल लो एक तरह से डिपेंड कर रहा है कि इसकी जो मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है बायोलिपिड लेयर वो कैसी है, ठीक है। अगर ज़्यादा मोटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसको टाइम लगेगा डिफ्यूजन होने में। तो हम डिफ्यूजन को भी खत्म कर ही देते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होती है, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेटेड होती है, यानी हायर से लो कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट जाता है हमारे पास। और जो ये पैसिव होती है यानी इसमें कोई भी एटीपी यूज नहीं होती। एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एल्वियोली के थ्रू, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल है यूरिया और अमोनिया किडनी से जाता है, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। उसके बाद है इसमें कोई भी कैरियर यूज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर फैसिलिटी के केस में देखो, इस वाले केस में, नीचे वाले केस में देखो, फैसिलिटेट वाले में इसमें कैरियर यूज होता है, इसमें कैरियर यूज नहीं होता सिंपल वाले में। एक बहुत ही मेन डिफरेंस है ये, ठीक है। अगर आप इन दोनों में कैटेगराइज कर रहे हो तो इसमें कैरियर यूज नहीं होता है, सॉरी इसमें कैरियर यूज नहीं होता सिंपल वाले में। और जो हमारा फैसिलिटेट वाला है इसमें कैरियर यूज होते हैं। मैं यहाँ पे राइट भी कर देती हूँ बारी, ठीक है। तो ठीक है, तो सिंपल वाला हमारा हो गया, बिल्कुल सिंपल था हमारे पास ये। नेक्स्ट हमारे पास फैसिलिटेट डिफ्यूजन, इसके अंदर कैरियर यूज होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन आता है, इसमें भी कोई एनर्जी यूज नहीं होती है। उसके बाद है अब देखो यहाँ पे कैरियर यूज हो रहा है, इस वाले केस में कैरियर यूज नहीं हो रहा था। अब देखो जो कैरियर होता है वो सैचुरेटेड होता है, यानी अगर मान लो हमारे पास 50 कैरियर है तो 50 ही जा पाएंगे आगे, मतलब ग्रेडियंट 50 ही एंटर कर पाएंगे। लेकिन सिंपल वाले में कोई कैरियर है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई सैचुरेशन का वो नहीं, पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। कोई सैचुरेशन वैसे नहीं है यहाँ पे। लेकिन फैसिलिटेट वाले में क्या है, हमारे पास जब कैरियर आ चुके हैं तो सैचुरेशन भी होगी, क्योंकि अगर हमारे पास कैरियर पर्टिकुलर अमाउंट में है तो हमारे पास ग्रेडियंट भी पर्टिकुलर अमाउंट में एंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, ठीक है। जहाँ पे कैरियर होगा हमारे पास वहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आएगा ही आएगा। तो सिंपल और जो हमारा फैसिलिटेट है उसमें दो हमारे डिफरेंस हो गए। फर्स्ट यहाँ पे नो कैरियर और यहाँ पे सैचुरेशन भी नहीं होगा, ठीक है। दो डिफरेंस हो गए। फैसिलिटेट वाले में क्या होगा, यहाँ पे अगर कैरियर है तो यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट भी है, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन भी होती है, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे दो हमारे पास कोई इंग्रेडिएंट्स आ गए तो वो कॉम्पिटिटिव इनिबिट करेंगे इसको, ठीक है। एक बार इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। देखो हमारे पास ये दिया हुआ है फैसिलिटेट का। अब पहले आप सिंपल में देख लो, सिंपल में क्या हुआ था, यहाँ पे कोई कैरियर नहीं था, ठीक है। अब जब कैरियर नहीं है तो ऑक्सीजन जितनी मर्जी आए, जैसे ऑक्सीजन आपकी लंग की कैपेसिटी भी होती है, लेकिन जो मान लो बाहर से ऑक्सीजन आए, ठीक है। तो सिंपल वाले में केस में क्या होगा, जो मतलब ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर आ रही है, यानी डिफ्यूजन हो रही है, तो डिफ्यूजन इंक्रीज हो रही है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन वो जो हमारा लंग्स है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफ्यूजन होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फैसिलिटेट में, लेकिन यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे कैरियर नहीं है तो कैरियर के उस पर हिसाब से नहीं चलने वाला, तो यहाँ पे कोई सैचुरेशन पॉइंट भी नहीं है। लेकिन फैसिलिटेट वाले में सैचुरेशन पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट में कैरियर थे तो सैचुरेशन पॉइंट भी आएगा। तो फैसिलिटेट वाले में क्या हुआ, हमने मतलब ग्रेडियंट एंटर किया, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा यहाँ पे जो फैसिलिटेट है उसके बाद मान लो जितने हमारे कैरियर फील हो गए उसके बाद ये फील नहीं हो सकते, तो उसके बाद ये कंटिन्यू चलेंगे ऐसे, ठीक है। कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे आगे। देखो हम यहाँ पे इसको TM से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे यहाँ पे जब कंटिन्यू मतलब कांस्टेंट हो जाता है यहाँ पे हमारे पास, तो उसको TM से रिप्रेजेंट करते हैं। T हमारे पास होता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम V मैक्स के बराबर होता है, ठीक है। और ये हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन कि कितना डिफ्यूजन हुआ है, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर की सल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल है डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज। तो डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज अगर हमारे फैसिलिटेट मेम्ब्रेन डिफ्यूजन के बाहर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर पे आ गए तो ये दोनों इनिबिट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। यानी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होगा इन दोनों के बीच में। देखो जो हमारे रेड BC जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें जो ग्लूकोज अपटेक होता है स्केलेटल और एडिपोज में, तीनों में जो ग्लूकोज मतलब अपटेक होता है तो वो किस कौन से डिफ्यूजन के थ्रू होता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। इसका एग्जांपल है, ये याद रख लेना, ठीक है। आपको एग्जाम के टाइम में बहुत काम आएगा, एग्जाम्पल में आपको देना ही होता है मतलब कोई ना कोई एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये था हमारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।